नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत है आपका कंप्यूटर बेसिक क्लास में। हम जानेंगे कंप्यूटर सामान्य ज्ञान क्या है, वो भी हिंदी में। ठीक है, तो कोई हिंदी चल रखा है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंप्यूटर क्या है। ठीक है, देखिए ये हमारी डिटेल्स खुल के आ गई इस तरीके से। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो सूचनाओं को संग्रहित करने और उसे क्रियान्वित करने के लिए उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी शब्द में कंप्यूटर से हुई है। मतलब जिस कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है वो इंग्लिश की कंप्यूटर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। इसका जो अर्थ है वो है गणना करना। कंप्यूटर गणना करता है, इसलिए इसे हिंदी में संगणक कहते हैं। हिंदी में से संगणक कहते हैं। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के 8 अक्षरों से बना है, जो इसके अर्थ एवं और व्यापक बनाते हैं। कंप्यूटर का फुल फॉर्म निम्नलिखित है। देखिए, इसे कॉमनली also operated and machining is a particular is used is a technical is a education और आर्ट्स रिसर्च। हमारा पूरा आता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीनरी एग्जिस्ट इन ए टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। मतलब हम इससे इस तरीक़ा से इसे यूज करते हैं, टेक्निकल तरीका में यूज कर सकते हैं, एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, रिसर्च के लिए। ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको, कंप्यूटर की फुल फॉर्म। ठीक है, हम बात करते हैं अगले। शुरुआत में कंप्यूटर का उपयोग सीमित था, लेकिन जैसे जैसे इसमें सुधार होता गया वैसे वैसे कंप्यूटर के विस्तार में वृद्धि हुई। पहले कुछ सीमित जगह ही हम इसका यूज़ किया करते थे बड़ी बड़ी कंपनियों में, और बेसिक बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए हम कंप्यूटर करते थे। जब से हमारे कंप्यूटर में सुधार हुआ है, तब से आपने देखा होगा हर व्यक्ति के पास कंप्यूटर मिलेगा अवेलेबल। ठीक है, इस तरीक़ा से। तो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। मतलब एक कंप्यूटर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है। यदि कंप्यूटर नहीं है तो लोगों के कुछ काम भी नहीं हो सकते, और एजुकेशनल एंड बिजनेस में सभी के लिए कंप्यूटर बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए कंप्यूटर का बेसिक भी जानना ज़रूरी होता है। तो हम आपको बेसिक सिखाएंगे, फुल लेक्चर वीडियोस देंगे, उसके बाद फुल एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, याद से और देखते रहें आप। हिंदी टू इंग्लिश, आपको हम इसे इंग्लिश में भी बता सकते हैं। इंग्लिश वीडियो बाद में, पहले हिंदी में सीखें। छोटे छोटे बच्चे और सभी हिंदी में अच्छे से पकड़ पाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर की सहायता से हम विभिन्न कार्य कर सकते हैं। कंप्यूटर का उपयोग कई कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे विभिन्न दस्तावेज बनाना, गणना करना या मनोरंजन। ठीक है, मनोरंजन के लिए कंप्यूटर का यूज करते हैं। हम चलते हैं अगले टॉपिक। ठीक है, हमने कंप्यूटर क्या है ये तो पढ़ लिया, साथ साथ इसकी फुल फॉर्म में देख ली। ठीक है, हम आगे जाते हैं कंप्यूटर का उपयोग। मतलब कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। देखिए, ये लोगो है हमारा, किस तरीक़ा से दे रखा है। ठीक है, कंप्यूटर का उपयोग बना रखा है हमने। तो कंप्यूटर का उपयोग आप देख रहे हो किस किस के लिए यूज कर सकते हैं। हालांकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, लेकिन दैनिक जीवन में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी कंप्यूटर की सहायता से हम विभिन्न कार्यों को घर बैठे ही कर सकते हैं। कंप्यूटर सहायता से हम विभिन्न कार्यों को घर बैठे ही कर सकते हैं। मान लो कि हमें कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करना है, तो उसके लिए हम अपने घर बैठे अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन से कर सकते हैं, बट हम कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। कुछ लोग एंड्रॉयड यूज करना चाहते हैं तो कुछ लोग कंप्यूटर। ठीक है, वो तो अपनी अपनी चॉइस है। तो हम अभी कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, और अपना समय और पैसा दोनों बचा सकते हैं। जानकारी खोजना, कंप्यूटर की सहायता से आप इच्छित विषय पर जानकारी खोज सकते हैं। यानी कि गूगल एंड फ़ोन से भी हम काफ़ी इन्फॉर्मेशन रिसर्च कर सकते हैं, एंड इससे भी हम काफ़ी इन्फॉर्मेशन रिसर्च कर सकते हैं। काम दोनों का एक ही रहता है, बट फ़ोन का काम थोड़ा छोटे लेवल पर रहता है और कंप्यूटर काम थोड़ा बड़े लेवल पर रहता है, मान लीजिए।
इंटरनेट की सहायता से हम विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हम काफ़ी चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऑफिस के कार्य, जॉब करने वाले व्यक्ति कंप्यूटर की मदद से विभिन्न प्रकार के काम कर सकते हैं, जैसे MS वर्ड में विभिन्न दस्तावेज बनाना, MS एक्सेल में विभिन्न गतिविधि कार्य करना, MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाना। हम आपको MS वर्ड और MS एक्सेल अगले बताएंगे, ठीक है। ये ऑफिस में इन्हीं पर ज़्यादातर कार्य होता है। ऑग के कार्य, कंप्यूटर की मदद से हम बैंक के विभिन्न कार्य कर सकते हैं, जैसे कि बैलेंस चेक करना, दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसा ट्रांसफ़र करना, ऑनलाइन भुगतान करना के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि को ओपन करना, ठीक है। यदि ये काम जो बैंक का कार्य है हम मोबाइल से भी कर सकते हैं एंड हम लैपटॉप से, कुछ लोग लैपटॉप से ज़्यादा यूज करते हैं, तो ये दोनों के काम में आता है, ठीक है। हम इसके बारे में आपको सब सिखाएंगे अगले, सब कुछ चीज़ें हैं हम कैसे करके काम करते हैं मोबाइल से एंड कंप्यूटर से, ठीक है। ऑनलाइन रिजर्वेशन कैसे किया जाता है। यदि आप कहीं यात्रा करना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर की सहायता से बस, ट्रेन, विमान का ऑनलाइन आरक्षण कर सकते हैं, ठीक है। यदि हमसे कोई पूछता है कंप्यूटर क्या क्या उपयोग है, तो हम उनसे 5 से 6 उपयोग होते हैं, हम इनको बता दे रहे हैं और आप इन्हें नोट कर लीजिए, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग का भी हो गया। विभिन्न वस्तुओं को खरीद के लिए आजकल ऑनलाइन शॉपिंग बहुत लोकप्रिय है। कंप्यूटर की सहायता से हम विभिन्न चीज़ों को ऑनलाइन खरीद सकते हैं। हम आपको सभी मोबाइल तो यूज कर ही लेते होंगे, और जो बेसिक है बच्चे नहीं जानते, छोटे छोटे बच्चों के लिए वीडियो बनाई जा रही है, वो भी इसकी सहायता से सीखें कैसे करना होता है, हम सिखाएंगे सब। बिजली का बिल भी भरना होता है, कंप्यूटर की मदद से आप अपने बिजली का बिल भी ऑनलाइन भर सकते हैं। नंबर 7 पे आ जाता है दोस्तों के साथ चैट करना। आप अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर की सहायता से हम किसी मित्र को ईमेल संदेश भेज सकते हैं, या आप वीडियो कॉल के जरिए आमने सामने बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। हमने कंप्यूटर का उपयोग पढ़ लिया, हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक अगला क्या रहेगा, ठीक है। हमारे कंप्यूटर से होने वाले नुकसान, कंप्यूटर से होने वाले नुकसान भी जान लीजिए। कंप्यूटर से होने वाले नुकसान, कंप्यूटर के जैसे कुछ फ़ायदे भी हैं वैसे ही कुछ नुकसान भी हैं। बच्चे पूरे दिन कंप्यूटर पर गेम खेलते रहते हैं, जिसका उनके शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हमेशा कंप्यूटर के सामने बैठे रहने से आँखों का नुकसान हो सकता है। पेट दर्द की शिकायत हो सकती है। इंटरनेट पर कई बुरी चीज़ें भी हैं जिसका आप पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कंप्यूटर पर ऑनलाइन काम करते समय आपकी व्यक्तिगत जानकारी चोरी हो सकती है, जो आपके वित्तीय नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए उचित सावधानी बरतना आवश्यक है। देखिए, अभी आपने टॉपिक पढ़ा कंप्यूटर नुकसान। आपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन चलाते हैं और कुछ लोग गेम वगैरह खेलते रहते हैं, तरह तरह की वेबसाइट होती हैं जिस पे आपको ये नहीं पता ये वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं है। हम ये भी बताएंगे आपको वेबसाइट सिक्योर चेक करना कि वेबसाइट हमारी सिक्योर है कि फर्जी वेबसाइट, हम अपना डेटा यहाँ देते हैं कि नहीं देते हैं। हैकिंग की शिकायत से हो जाता है, अगर हमें नॉलेज नहीं हो तो हमें उससे भी बचना होता है। हम अब अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, अपने कंप्यूटर बेसिक ज्ञान में, सामान्य ज्ञान में अगले टॉपिक बढ़ते हैं। कंप्यूटर इस्तेमाल करते वक्त याद रखें, मतलब क्या क्या चीज़ याद रखें। टॉपिक आया, कंप्यूटर का उपयोग करते वक्त याद रखें। यदि आप कंप्यूटर का उपयोग करते समय उपयुक्त सावधानी बरतते हैं ये ऐड आ गया था क्योंकि एंड्रॉयड एप्लीकेशन में हमने अपने ये बना रखा है, ठीक है, खुद के एप्लीकेशन डेवलप किए हैं, क्योंकि सभी भाइयों के लिए ये ज़रूरी है पढ़ना। जो लोग
मतलब स्टूडेंट नहीं जा सकते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन या एंड्रॉयड मोबाइल सभी के पास है, टैबलेट वगैरह, वो घर बैठे ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम वीडियो लास्ट में इसका लिंक भी दे देंगे। फिलहाल अभी आप हमारे साथ पढ़िए। तो कंप्यूटर द्वारा होने वाले संभावित नुकसान से बच सकते हैं। बच्चों को लंबे समय तक कंप्यूटर का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा उनके उपयोग पर नज़र रखें, वो किस चीज़ में उपयोग कर रहे हैं। वे गलत रास्ते पर जा सकते हैं। कंप्यूटर का उपयोग करते वक्त बहुत करीब ना बैठें। मॉनिटर और उसके बीच सही दूरी होनी चाहिए, अन्यथा आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इंटरनेट का उपयोग करते समय अपरिचित वेबसाइटों से दूर रहें। मतलब हमने पहले बताया था, जिस वेबसाइट को आप नहीं जानते हो उनसे दूर रहें, अपरिचित वेबसाइट से दूर रहें। ऑनलाइन कार्य करते समय कहीं भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। मतलब कहीं भी अगर आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, जैसे आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड और भी बेसिक डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स मांगते हैं, तो नहीं देना चाहिए आपको। ठीक है, इन चीज़ों का अक्सर ध्यान रखें। ऑनलाइन व्यवहार करने के लिए अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर का उपयोग करें। ऑनलाइन भुगतान आदि जैसा कार्य सार्वजनिक जगहों से ना करें, अन्यथा आपकी जानकारी चोरी हो सकती है। ठीक है, और आपको हम कंप्यूटर के प्रकार पर आ गए। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर का पर्सनल कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, हम इसे अपने निजी काम के लिए उपयोग करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला कंप्यूटर का प्रकार है। पर्सनल कंप्यूटर के प्रकार निम्नलिखित हैं: डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन्स। देखिए, ये हमारे डेस्कटॉप, इसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं, इसे टैबलेट बोलते हैं, इसे स्मार्टफोन बोलते हैं और इसे लैपटॉप बोलते हैं। ठीक है, अब मिनी कंप्यूटर, हम बात करेंगे मिनी कंप्यूटर के ऊपर। मिनी कंप्यूटर एक मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं। मिनी कंप्यूटर के बारे में, ठीक है, अभी दिखाएंगे आपको। लेकिन माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में बड़े होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में बड़े होते हैं। ठीक है, इसके अलावा वे एक माइक्रो कंप्यूटर से अधिक गतिशील होते हैं। इनका इस्तेमाल बड़ी कंपनियों और सरकारी कार्यालयों में किया जाता है। इनका जो उपयोग किया जाता है बड़ी बड़ी कंपनी एंड सरकारी ऑफिसों में इनका उपयोग किया जाता है, मिनी कंप्यूटर का। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, हमने भी मिनी कंप्यूटर पढ़ा और मिनी कंप्यूटर का कहाँ कहाँ यूज होता है ये जान लिया। ठीक है, हम मेन फ्रेम कंप्यूटर पढ़ेंगे। अब हम ये चीज़ जानेंगे इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर इतना शक्तिशाली है, ताकतवान नहीं है, लेकिन इसकी सूचनाओं से संग्रहित और संसाधित करने की क्षमता बड़ी है। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक ही समय में कई उपयोगकर्ताओं की जानकारी को प्रक्रिया करने के लिए सक्षम है। उदा बीमा कंपनी इसका इस्तेमाल उपभोक्ताओं की जानकारी को संग्रहित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अपने मेन फ्रेम कंप्यूटर को जान लिया, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, यदि थोड़ी सी मेरा ऐसा ही है तो आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, आप खुद देख लीजिए। ठीक है, अगर आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही हो तो आप खुद पढ़ सकते हो इसे, और ये नोट जरूर कर लेना। हम बात करेंगे सुपर कंप्यूटर। अच्छा, सुपर कंप्यूटर क्या है? तो सुपर कंप्यूटर सबसे गतिशील, शक्तिशाली और बड़े प्रकार का कंप्यूटर होता है। ठीक है, यह मौसम पूर्वानुमान के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब सुपर कंप्यूटर होता है मौसम, जो हमको मौसम के बारे में बताते हैं कि आज बारिश होगी या कल बारिश होगी या कल का मौसम ऐसा रहेगा या धूप इतनी रहेगी या मौसम स्लो रहेगा, इन सारे के लिए बताता है। पूर्व अनुमान के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर का उपयोग इसके लिए किया जाता है। इस कंप्यूटर का उपयोग बड़ी बड़ी संस्थाओं में किया जाता है। उदा
अंतरिक्ष संशोधन के लिए इसका उपयोग करता है। खुदा नासा में जो अंतरिक्ष संशोधन, हमें जो अंतरिक्ष की चीज़ें मिलती हैं वो सुपर कंप्यूटर से ही मिलती हैं। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रकार पे। अब अगले टॉपिक को हमने कंप्यूटर के प्रकार और इतना हमने कवर कर लिया। ठीक, अब हम कंप्यूटर की पीढ़ियाँ पढ़ेंगे। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कंप्यूटर जनरेशन फिर से ऐड आ चुका है। ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन है इसलिए ऐड आते रहते हैं। ठीक है, हम कंप्यूटर की पीढ़ियाँ पढ़ेंगे। पहली पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन, मतलब फर्स्ट जनरेशन जो हमारे फर्स्ट जनरेशन जो आई थी, फर्स्ट जनरेशन 1940 ईस्वी से 1956 का अवधि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के रूप में माना जाता है। जो हमारा सबसे पहले कंप्यूटर जब डेवलप किया गया था, ठीक है, तो कब स्टार्ट किया था, हमसे पूछ लेते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। क्वेश्चन अगर हमसे कहीं पढ़ने, हमसे कहीं जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो हमसे पूछ लेते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940 ईस्वी से 1956 के अवधि तक माना जाता है। ठीक है, पहली पीढ़ी। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब्स की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल नियंत्रित तथा प्रसारित किए जाते थे। उनका उपयोग गणना करने के लिए किया जाता था। यह कंप्यूटर आकार में बड़े और भारी भरकम होते थे। यह कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा गर्मी उत्पन्न करते थे। इस वजह से इन्हें एआर कंडीशन एसी की आवश्यकता पड़ती थी। मतलब आप इसका मकसद समझ रहे हो कि जब 1940 में कंप्यूटर बनाया गया था ना, तो ऐसे मान लो एक रूम था, ठीक है, और एक रूम के बराबर इसके जो कंपाउंड थे काफ़ी बड़े बड़े थे। और जब उसमें हम कार्य करते थे तो मतलब जब ये गर्म पड़ता ना इसका कंपाउंड, तो बहुत लफड़ सी निकलती थी, गर्मी सी महसूस होती थी, वहाँ बैठ के काम नहीं कर पाते थे। तो इसके लिए फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि इसके लिए क्यों नहीं एसी। फिर सेकंड जनरेशन में इसको बहुत छोटा किया गया था। ठीक है, अभी हम फर्स्ट पीढ़ी पढ़ रहे हैं, फिर हम नीचे पढ़ेंगे दूसरी सेकंड जनरेशन में क्या किया था इसके साथ में। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट टाइम में ये एक रूम के बराबर था माना जाता है। ठीक है, अब हमारी सेकंड जनरेशन में क्या था। दूसरी जनरेशन जो आई थी हमारी 1956 से लेके 1963 की अवधि के बीच में ये रही थी, दूसरी पीढ़ी के रूप में जाना जाता है। मतलब फर्स्ट हमारी जो रही थी इसमें कितने साल का अंतर आया, 10 साल, 40 से 50, 16 साल का अंतर आया था। ठीक है, 16 साल का। यहाँ पर 16 साल बाद हमारी दूसरी जनरेशन को तैयार किया गया था। 1940 फर्स्ट जनरेशन हुई। अब देखिए 16 साल के बाद ये समझ पाए थे हमारे सेकंड जनरेशन में कितना करना चाहिए। ठीक है, हमारी सेकंड जनरेशन जो आई थी वो ये है। 1956 से लेकर 1963 की अवधि की पूरी दूसरी पीढ़ी के रूप में माना जाता है। इसी पीढ़ी को कंप्यूटर में वाइटकॉम और ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। मतलब इसकी जगह ट्रांजिस्टर स्टार्ट का उपयोग किया जाने लगा। मतलब सेकेंड जनरेशन में ट्यूब्स की जगह, मतलब पहले हमने फर्स्ट जनरेशन में क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स की सहायता से हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल नियंत्रित करते थे। मतलब एक सिग्नल था जो काफ़ी, आपने देखा होगा कि कभी पहले, अब जो अपने ये आती हैं LCD टीवी वगैरह चलाने के लिए छतरी, उससे पहले एक एंटीना आया करता था। तो जैसे कि मान लो जगह जगह एंटीना लगे थे तो ऊपर से सिग्नल लिया जाया करता था फर्स्ट जनरेशन में। अब हमने इसको सॉर्ट करते हुए अब एक डिश, हाँ ये मेरा नाम भूल रहा था मैं, डिश। अब ये डिश पे छोटी सा एक वायरलेस बना रखा है डिब्बे जैसा, आपने देखा होगा, बट मैं दिखाऊंगा अगले वीडियो में आपको। ठीक है, इसी प्रकार से फिर इसको भी थोड़ा सॉर्ट किया गया था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर स्टार्ट का उपयोग किया था। मतलब इन्हीं चीज़ों को थोड़ा थोड़ा, मतलब 16 साल बाद जब कुछ चेंजेस किया गया था तो इस तरह का चेंजेस किया गया था। ठीक है, तुलना में आकर ये छोटे थे, मतलब छोटा कर दिया गया तथा कम गर्मी उत्पन्न करते थे। फिर सेकंड जनरेशन में इन्होंने कम गर्मी उत्पन्न की थी। ठीक है,
साथ ही पहली पीढ़ी की तुलना में अधिक तेजी गति से गणना करना में सक्षम था। मतलब फिर जब इसको इतना डेवलप किया गया था, इतना सॉर्ट किया गया था, तो अब इसकी गति और भी तेज़ बढ़ा दी गई, हमारी कार्य क्षमता और भी तेज़ बढ़ा दी गई थी। हम बात करेंगे थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन कब आई थी? थर्ड जनरेशन 1963 से लेकर 1971 की अवधि तक कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी के रूप में माना जाता है। थर्ड जनरेशन आई थी 1963 में, ये थर्ड जनरेशन बनी थी। और थर्ड जनरेशन के लैपटॉप में क्या चीज़ दिया गया था, ठीक है, जानेंगे लैपटॉप या वो। इस पीढ़ी में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह सिलिकॉन चिप्स, मतलब यहाँ पे फिर चेंज किया। मतलब पहले फर्स्ट जनरेशन में हमारा इन्होंने किया था, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करा देता हूँ। थर्ड जनरेशन में आपको, रुको मैं भी टूल्स के सहायता, वीडियो कट हो गई थी, कोई नहीं, मैं इसे फिक्स कर दूंगा, ठीक है। अरे यार अभी मेरा ये चल रहा है ब्रश, मैंने ये ब्रश इसलिए लिया था आपको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। हमारी थर्ड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में यहाँ पे ये देखा तो वैक्यूम ट्यूब्स की सहायता से क्या था। फिर सेकेंड जनरेशन में इन्होंने किसकी सहायता से क्या था, ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, ठीक है। थर्ड जनरेशन में इन्होंने सिलिकॉन चिप्स का इस्तेमाल किया गया था। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर, जो थर्ड जनरेशन के हैं उनके अंदर सिलिकॉन चिप्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। सिलिकॉन चिप्स में इंटीग्रेटेड क्यूरोसिटी आईसीसी का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे कंप्यूटर का आकार और छोटा करना संभव हुआ। मतलब जब से हमारी सिलिकॉन चिप्स आई थी थर्ड जनरेशन में, तो हमारे कंप्यूटर को और भी छोटा कर दिया गया था, ठीक है। इंटीग्रेटेड सिक्रेटेड के इस्तेमाल से इन कंप्यूटर की गति और ज़्यादा बढ़ने में मदद हुई। अब हम चौथी पीढ़ी की बात करते हैं, ठीक है। तीसरी पीढ़ी में उन्होंने क्या किया, सिलिकॉन चिप्स ले लिए, इंटीग्रेटेड सिक्रेट, सही है, इंटीग्रेटेड सिक्रेट ले लिया, ठीक है इन्होंने। हम चौथी पीढ़ी की बात करते हैं। फोर्थ जनरेशन 1971 से लेकर 1980 तक चली थी। 80 से 85 अवधि तक कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी के रूप में जाना, जिस फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, इस प्रकार के, ठीक है। तो कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाने लगा। फिर हमारा फोर्थ जनरेशन में माइक्रो का हमारा इस्तेमाल किया जाने लगा, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर चिप का निर्माण इसी जनरेशन में किया गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड VLSI सर्किट का इस्तेमाल किया गया था। चौथी पीढ़ी में हमारे ये माइक्रो प्रोसेसर का किसने इस्तेमाल किया था। अगर पूछ लेता है किस जनरेशन में आपको माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था, तो फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। फोर्थ जनरेशन का 1971 से लेकर 1985 के संभव माना जाता है, इससे 85 के, ठीक है। इसमें बहुत जल्दी सॉर्ट किया गया था फोर्थ जनरेशन में। चौथी पीढ़ी कंप्यूटर का अधिक शक्तिशाली, कंप्लीट विश्वीय और सस्ते थे। इसके परिणाम स्वरूप इसी पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटर पीसी क्रांति का जन्म हुआ था। मतलब पर्सनल कंप्यूटर पीसी क्रांति, जो पीसी बने इनका जन्म हुआ था, यहीं पर बनाया गया था हमारे चौथी पीढ़ी जनरेशन में, ठीक है। हम बात करेंगे फिफ्थ जनरेशन की। फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ था, फिफ्थ जनरेशन कब से कब तक मानी जाती है। तो फिफ्थ जनरेशन 1980 से अब तक अवधि कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी के रूप में जाना जाता है। इस पीढ़ी में ULSI अल्ट्रा लार्ज
स्केल्स इंटीग्रेशन के टेक्नोलॉजी का उपयोग होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप माइक्रो प्रोसेसर चिप्स में लाखों इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते थे। देखो, पहले हमारे कंपोनेंट बहुत बड़े थे, अब जब से माइक्रो आया था, ये माइक्रो को आपने सुना होगा, माइक्रो प्रोसेसर में मतलब लाखों, वो एक रूम के बराबर था ना, उससे एक छोटे से आकार में ले लिया इन्होंने, उसके अंदर नए 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 कंपाउंड बना के रख दिया। हम आपको ये भी बताएंगे अगले, ठीक है। 5th जनरेशन तक बात की तो पर आधारित है, जिसमें कंप्यूटर के मनुष्य की तरह सोचने के लिए बनाया जा सके। इस पीढ़ी के कुछ कंपाउंड्स इस प्रकार हैं: डेस्कटॉप लैपटॉप नोटबुक, ठीक है। हम बात करेंगे अगले, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हमने अच्छे से जान ली, कंप्यूटर की क्या पीढ़ियाँ थी, ठीक है। हम कंप्यूटर खरीदते समय किस चीज़ों का ध्यान रखें, हम इसको भी जान लेते हैं। कंप्यूटर खरीदते समय याद रखें, तो कोई एक क्या कहा जा रहा है, नया कंप्यूटर खरीदते समय आपको कुछ बात तो याद रखनी चाहिए। जब आप एक नया डेस्कटॉप कंप्यूटर लेते हैं तो आपको मुक्त मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस उपकरण लेने होते हैं। आपकी ज़रूरत के अनुसार आपका प्रिंटर, स्कैनर आदि उपकरण भी खरीदे जा सकते हैं। मतलब अगर आपको आवश्यकता है तो प्रिंटर और स्कैनर वगैरह आप ले सकते हो, अगर नहीं है तो ओनली डेस्कटॉप या लैपटॉप ले सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। नया कंप्यूटर लेते वक्त आपको यह समझना महत्वपूर्ण है कि आप एक उपयोग किस कार्य के लिए करने वाले हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको आपके कंप्यूटर पर केवल वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट इत्यादि एप्लीकेशन का उपयोग आदि जैसा कार्य करना है, तो कंप्यूटर खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप कम पैसों में एक अच्छा कंप्यूटर ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने कंप्यूटर पर फ़ोटो एडिटिंग करना, वीडियो एडिटिंग करना या बड़े बड़े कंप्यूटर में गेम्स खेलना जैसे कार्य करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अच्छे कॉम्बिनेशन वाले कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, कॉम्बिनेशन वाले कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। कंप्यूटर के रैम, हम कंप्यूटर में कितना स्टोर होता है, कंप्यूटर रैम के बारे में आपने सभी ने कंप्यूटर रैम के बारे में सुना होगा, तो हम आज बात करेंगे कंप्यूटर रैम के बारे में कि कंप्यूटर का रैम क्या है। कंप्यूटर की रैम 4G या 4G से अधिक होनी चाहिए। इससे कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन अच्छी तरह से चलने में मदद होगी। साथ ही हार्ड डिस्क को कम से कम 1 TB या अधिक होना चाहिए। हार्ड डिस्क जो होती है कंप्यूटर के अंदर, उसको 1 TB या उससे अधिक होना चाहिए। आप कंप्यूटर में अधिक डेटा स्टोर कर सकते हैं। या नया कंप्यूटर खरीदते समय यह याद रखें कि प्रोसेसर नवीनतम होना चाहिए। कंप्यूटर में वीडियो संपादन के लिए ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड होना चाहिए। मतलब आप ग्राफिक कार्ड का मतलब हम आपको बताएंगे। ग्राफिक कार्ड जो होता है हमारा, मान लो कोई फ़ोटो है, तो फ़ोटो में जो ब्लैक कलर के धब्बे से आते हैं, उनको और भी क्लीन करने के लिए हमें ग्राफिक कार्ड की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। साउंड कार्ड भी होना चाहिए। हमारे लैपटॉप के अंदर, एक बोर्ड के अंदर साउंड भी होना चाहिए, साउंड का लगा होता है। अगर आप एक नया लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो भी आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। संक्षेप में, जब आप कोई नया कंप्यूटर या लैपटॉप लेते हैं तो निम्नलिखित बातों को याद रखना आवश्यक है, जैसे कि रैम 4G या 4G से अधिक, हार्ड डिस्क 1 TB या 1 TB से अधिक, प्रोसेसर CPU i5, i7, i9। हमारा ये मेरा मिस्टेक हो रहा है, ये इंग्लिश में तो हिंदी में थोड़ा, प्रोसेसर ठीक है, i5, i7, i9 इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। हम अगले बात करते हैं डेस्कटॉप या कंप्यूटर लैपटॉप क्या खरीदना चाहिए, ठीक है।
देखिए डेस्कटॉप का हमारा इस तरीक़ा से होगा, लैपटॉप इस तरीक़ा से होगा। डेस्कटॉप कम फिर ऐड आ गया, देखो ये बता दिया है। नया कंप्यूटर खरीदते समय हमें डेस्कटॉप खरीदें या लैपटॉप, ये प्रश्न हमारे सामने होता है। हमें डेस्कटॉप और लैपटॉप में क्या अंतर होता है, ये आप पता होना चाहिए, जिससे कि हम अपनी आवश्यकता अनुसार डेस्कटॉप या लैपटॉप खरीद सकें। ठीक है, डेस्कटॉप के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। डेस्कटॉप कंप्यूटर एक अपनी आवश्यकता अनुसार असेंबल करवा सकते हैं, साथ ही वही लैपटॉप की तुलना में बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। लैपटॉप की तुलना में अधिक परफॉर्मेंस देते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर पोर्टेबल नहीं होते हैं, यानी आप उन्हें एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर में किसी उपकरण जैसे कीबोर्ड, माउस, रैम, हार्ड डिस्क के खराब होने पर उसे लैपटॉप की तुलना में आसानी से बदला जा सकता है। अच्छा, इनके अंदर ये चीज़ खराब है तो इसमें आसानी से बदला जा सकता है। अगर आपको फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग ही करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप लैपटॉप की तुलना में बेहतर रहेगा, मतलब तब डेस्कटॉप आपके लिए बेहतर रहेगा लैपटॉप की तुलना में। ठीक है, लैपटॉप पोर्टेबल होते हैं, यानी इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। लैपटॉप में बैटरी होने की वजह से आप उन्हें ज़्यादा देर तक उपयोग में ले सकते हैं। मतलब लैपटॉप के अंदर क्या होता है, हमारा एक बैटरी लगी होती है। ठीक है, हम उसे घंटे से लेकर 2 घंटे तक, नया लैपटॉप की बैटरी बैकअप रहता है वो 2.5-3 घंटा रहता है। ठीक है, और ओल्ड लैपटॉप को 1.5-2 घंटे रहता है बैकअप, इस तरीके से। ठीक है, जबकि बिजली कटने पर डेस्कटॉप कंप्यूटर उपयोग नहीं किया जा सकता है। लैपटॉप के किसी भी भाग जैसे कि कीबोर्ड, टचपैड के खराब होने पर उसे दुरुस्त करने के लिए पूरे लैपटॉप को सर्विस सेंटर में देना पड़ता है, जबकि डेस्कटॉप कंप्यूटर में कीबोर्ड, माउस खराब होने पर आसानी से बदल कर उपयोग में लिया जा सकता है। लैपटॉप पर ज़्यादा देर तक काम करने से यह गेम्स खेलने पर वह डेस्कटॉप की तुलना में जल्दी गर्म हो जाता है। मतलब ये लैपटॉप जो होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है, और आज का हमारा कंप्यूटर सामान्य ज्ञान कंप्लीट हुआ। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और थोड़ा मेरा मिस्टेक हुआ है तो आप खुद से पढ़ सकते हैं, मैंने आपको सारी चीज़ रिकॉर्ड करके दे रखी है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो किसी को तो कमेंट करें। ठीक है, हम उसे बताने का पूरे प्रयास करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले डे। आज हमारा डे 1 है तो हमने इतना कंप्लीट किया है। ठीक है, और डे 2 में और भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।